बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ख़बर यह है कि एक और सहाफ़ी को उनकी नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया है, उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। एक और एंकर पर्सन उनसे स्लॉट ले ली गई है और उनको पहले से वार्निंग दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि आपका कंटेंट पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, आपकी लाइन पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, आप अपने कंटेंट को ठीक करें। बार बार उनसे कहा गया और बिल आखिर उनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया है। उनका नाम है जनाब अतहर काज़मी। अतहर काज़मी एक बहुत ही मारूफ एनालिस्ट हैं। उनके तज़किये लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं और अब वो एक प्रोग्राम कर रहे थे टैलेंट न्यूज़ पे और मंडे से थर्सडे तक, पीर से जुमेरात, वो 8 बजे का शो होस्ट करते थे और उनको अब उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो बेरोज़गार एंकर्स हैं उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले मैंने आपको बैरिस्टर एहतशाम का बताया था कि उन्होंने भी सुनो को खैरबाद कर दिया दबाव की वजह से। अतहर काज़मी साहब अब हो गए हैं। काशिफ अब्बासी जो हैं वो पहले ही अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्होंने उसी कंटेंट की कदगनों के साथ शो करना है या छोड़ देना है, क्योंकि वो बकौल उनके इदारे के वो 15 दिन की छुट्टी पर गए हैं, लेकिन अभी महीना होने को है या हो गया है और अभी तक वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें। क्या 2 ही ऑप्शन उनके पास, या तो वो नौकरी छोड़ दें या फिर उन्हीं कदगनों के साथ शो करें जो कदगने उन पर इम्पोज़ की गई हैं या बाकी लोगों पे इम्पोज़ की गई हैं। तो वो मेरा ख़्याल है शायद कमिंग वीक में अपना कोई डिसीजन लेंगे। हारून रशीद साहब हैं, वो उनको भी सुनो से निकाल दिया गया था। समी इब्राहिम साहब भी बोल से फारिग कर दिए गए थे और या मकबूल जान साहब भी ऑफ एयर हैं, ज़फ़र हिलाली साहब भी ऑफ एयर हैं, सिद्दीक जान भी हैं, साबिर शाकिर हैं, ख़ुद मैं मेरे बारे में भी आप जानते हैं। तो एक तवील फहरिस्त, इसके अलावा भी कुछ और एंकर्स भी हैं जो इस वक्त जो है वो ऑफ एयर हैं या एंकरिंग की जॉब से उनको फारिग कर दिया गया है। मैं पिछले दिनों मैंने आपको एक ख़बर दी थी और मैंने कहा था कि मारिया मेमन जो हैं वो भी दबाव के बायस मुल्क छोड़कर चली गई हैं। मेरी इस ख़बर देने के बाद मारिया मेमन ने ट्वीट की और कहा कि यह ख़बर दुरुस्त नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं एनुअल लीव पे हूँ और अगले हफ्ते वापस आ जाऊँगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मारिया मेमन की इस वजाहत के बाद मेरी ख़बर गलत साबित हो गई। जैसे उनकी ये ट्वीट आई, मैंने फ़ौरन उसको कोट करके माज़रत की और मैंने कहा कि ये मेरी गलती है और मैं इस ख़बर को वापस लेता हूँ और माज़रत करता हूँ। देखिए, आम तौर पे हमारे यहाँ तो ये चलन बहुत कम है कि किसी की गलत ख़बर साबित हो जाए तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, माज़रत नहीं करता। बेशुमार हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी ऐसे हैं, मैं आपको कई लोगों के नाम लेकर मिसालें दे सकता हूँ जिनकी खबरें गलत साबित हुई और फिर वो बाद में डट जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि मैं नौकरी सहाफ़त छोड़ दूंगा अगर ये जो है ना ख़बर गलत साबित हो गई, लेकिन बाद में ना वो सहाफ़त छोड़ते हैं ना कुछ और करते हैं और अपनी ख़बर पर जो है वो फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन ख़बर गलत हो सकती है, इंसान है, मेरे पास कोई कबूतर या जानवर या चिड़िया या कुछ इस तरह के तो है नहीं, ह्यूमन बींग्स हैं, मेरे सोर्सेज होते हैं, ख़बर गलत भी हो जाती है। मेरी गलती इसमें थी मैंने मारिया से चेक नहीं किया या मारिया से मेरा रब्ता नहीं हो सका था, वो मुल्क से बाहर थी और मैंने उसको जो है वो अपने तौर पर चेक करके ख़बर दे दी। लेकिन जब ये मुझे एहसास हो गया कि ख़बर गलती है और जर्नलिस्ट की ख़बर गलत हो भी जाती है तो उसका तरीका एक ही है ना, कोई फांसी तो होती नहीं है। तरीका ये है कि माज़रत कर ले, ख़बर वापस ले ले। मैंने कहा कि मैं ख़बर वापस लेता हूँ, माज़रत कर लेता हूँ। लेकिन मैंने उसके बाद देखा कि कुछ एंकर्स ने या एक को तो कम अज़ कम मैंने देखा कि उन्होंने मेरी इस खबर का मजाक उड़ाया। एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा कि देखो हा उसकी ख़बर गलत साबित हो गई है। तो ये जो साहब हैं ये ख़ुद इन्होंने भी कुछ दिन पहले एक ख़बर दी थी कि नहीं काशिफ अब्बासी का कोई मसला नहीं है, काशिफ अब्बासी तो 15 दिन के लिए छुट्टी पर गए हैं, एनुअल लीव पे गए हैं, बस इतनी सी बात है। तो भाई वो छुट्टी पर गए हैं तो अब महीना हो गया, वापस क्यों नहीं आए? तो मैंने तो माज़रत कर ली, तो लोग तो माज़रत भी नहीं करते। तो ऐसे ऐसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जो ख़ुद सहाफ़ती बदयांती का सबूत देते हुए अपने सर्वेज़ में हेरा फेरी करते हैं और 15% को 40% और 85% को 60% पर लेकर आते हैं। लेकिन बहरहाल खैर, मैं ऐसे सहाफ़ियों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं मुतमईन हूँ, मुझसे ख़बर गलत हो गई, कोई बात नहीं, मैंने उस पर माज़रत कर ली थी। अगर ना की होती तो बिल्कुल ये मेरे लिए एक शर्मिंदगी का बाइस होता। अब ख़बर गलत हो जाना और उस पर माज़रत कर लेना तो मेरे लिए, मेरा नहीं समझता कि मुझे इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। ख़बर थी, गलत हो गई, माज़रत कर ली। लेकिन काश हम एंकर्स का या इन लोगों का मजाक उड़ाने वाले कम अज़ कम ये भी हिम्मत और जुर्रत करते कि वो कहते हैं कि ये तवील फहरिस्त क्यों होती जा रही है इन लोगों की, जो ये इस पर भी तशवीश का इजहार करते हैं ना, या हमारा मजाक उड़ाने वाले एंकर्स,
कि भाई ये रोज़ाना लोगों को निकाला जा रहा है। ख़बर पढ़ के सुना देते हैं कि जी बैरिस्टर इस्लाम को निकाल दिया, ख़बर पढ़ के सुना देते हैं कि जी फ़लाँ को निकाल दिया। और भाई दो जुमले मुंह से बोल दो कि ये बड़े ये गलत हो रहा है, ये कोई जर्नलिज्म, ये कोई आज़ादी सहाफ़त पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये सहाफ़ियों पर एक मुश्किल वक्त चल रहा है, ये सहाफ़ियों पर कि कोई सहाफ़ियों के या बेरोज़गार सहाफ़ियों के या ऐसे एंकर्स जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है उनके हक़ में कोई एक जुमला बोल दिया होता या फिर एनालिसिस कर दिया होता कि बिल्कुल ठीक है, इनको निकाला गया, सही किया, क्योंकि ये तो सहाफ़ी हैं ही नहीं, ये तो एंकर्स हैं ही नहीं, या ये कह दिया होता। तो बहरहाल चलें, वक्त है, गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, वक्त एक सा नहीं रहता। वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी लिखा था कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, फ़कीर का पाँव नंगा नहीं होता। कोई बात नहीं, वक्त है, गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी तो। लेकिन ये याद रहता है कि किसने मजाक उड़ाया था बुरे वक्त में ऐसे एंकर्स का, और किसने जो है वो उनको सपोर्ट दी थी और उनके हक़ में को बात की थी। क्योंकि मैं अकेला तो है नहीं, चले मुझे तो छोड़ ही देना आप। ये एक तवील फहरिस्त हो गई है, मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई है कि जो अपने कंटेंट के बायस निकाले जा रहे हैं ना, इनके इदारों को इनसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इदारे भी मैं समझता हूँ कि मैं उनको ब्लेम नहीं करता, मजबूर है, उनकी मजबूरियाँ हैं, मैं उन मजबूरियों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बहरहाल सभी इदारों के साथ ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये एक छोटी सी वजाहत करना चाहता था ये, और ख़बर आपको ये देना चाहता था अतर काज़मी साहब के हवाले से कि अतर काज़मी साहब जो हैं उनको भी अब अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े और अब वो ऑफर हो गए। अब देखिए उनकी जगह पर प्रोग्राम कौन करता है। अभी तक इदारे में मैंने चेक किया, उनके इदारे में टैलेंट न्यूज़ में अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन उनकी जगह पर मंडे का शो करेगा। अभी शायद कोई मीटिंग कल होनी है और उस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि आर्जी तौर पर किसको देना, और फिर शायद किसी ऐसे एंकर को तलाश किया जाएगा जो इस वक्त सबके लिए काबिल कबूल हो। अच्छा जी, दो चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से कि अल कादिर ट्रस्ट पर का जो केस बनाया गया है इमरान खान के ऊपर, ये केस क्या है बेसिकली। दो चार लाइनें में, दो चार शवाहिद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज की एक खबर बता दूँ कि आज की एक अखबारी खबर के मुताबिक एक हफ़्ते में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 9.95%, तकरीबन 10% इजाफा है ये। और एक हफ़्ते में इतना इजाफा ये एक रिकॉर्ड है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में इतना इजाफा होना ये एक रिकॉर्ड है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हफ्ते में महंगाई की इतनी शरह में इतना इजाफा हुआ। और मजमूई तौर पर अब जो शरह है महंगाई की वो 41.9 यानी तकरीबन 42% महंगाई की शरह हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 42% हो गई है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिलावल साहब के मकौल तो महंगाई लीग इसकी ज़िम्मेदार है, और उनके मुआविनीन पता नहीं कि थोड़े ज़िम्मेदार हैं या कितने ज़िम्मेदार हैं। लेकिन बहरहाल बिलावल तो ये कहते हैं कि महंगाई लीग जो है वो इस महंगाई की ज़िम्मेदार है जो 42% पे चली गई है। और ये जो 10% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उसमें बुनियादी जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो कुदरती गैस की कीमत ने किया है। कुदरती गैस 480% महंगी हुई है, 480%, 100 गुना महंगी होती है। यानी 10 रुपये की चीज़ हो तो 20 रुपये की हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं 100 गुना बढ़ गई है। तो 500 गुना बढ़ जाए तो कितनी हो जाती है? तो ये 500 गुना या 480 गुना, 480% जो है ये कुदरती गैस बढ़ गई है। और 7 दिसंबर से एक और ख़बर मैं आपको दे दूं कि 7 दिसंबर से पहले बिजली बिलों में सहमाही इजाफा करना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि 7 दिसंबर को IMF बोर्ड का इजलास होने जा रहा है। और IMF के साथ वादा है कि हम उससे पहले बिजली बिलों में सहमाही इजाफा करेंगे, तो बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। तो ये ज़रा कमर कस लें क्योंकि महंगाई जो है वो अब बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से, देखें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये केस क्या है। बुनियादी तौर पर अल कादिर यूनिवर्सिटी एक बनाई गई। इस ट्रस्ट का नाम, यानी जो ट्रस्ट है इसका नाम जो है ये है अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। और इसके जो कुल असासे हैं वो 66 करोड़ हैं, 66 करोड़ इसके कुल असासे हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये 66 करोड़ 27,15,524 के इसके एसेट्स हैं। ये है जी अल कादिर ट्रस्ट और इसके एसेट्स। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि बैरिया टाउन जिसके बारे में कहा जाता है कि जी इसने इसको ज़मीन दी, तो बैरिया टाउन ने इस यूनिवर्सिटी के लिए कुल 20 करोड़ की मालियत की 458 कनाल ज़मीन जो है वो अतिया की। और ये कहाँ पर है? ये जेलम की एक दूर दराज इलाका है, उसमें ये ज़मीन वाक़ है। अच्छा, अब ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो कुल ज़मीन है और बिल्डिंग की जो मालियत है वो 47 करोड़ रुपए है।
ये जो मुआहिदा हुआ था डोनर का और ये ट्रस्ट है इसके बीच में, इसके मुताबिक ट्रस्टी इस खैराती इदारे को बहरिया टाउन की जानिब से अतिया की गई ज़मीन या इस पर बनाई गई बिल्डिंग से कभी कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकते। और लिखा गया कि इस ज़मीन और बिल्डिंग की ना मिल्कियत ट्रस्टी की होगी और ना ही ट्रस्टी इस ज़मीन या बिल्डिंग को बेच सकते हैं। ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और उनकी अहलिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये ज़मीन, इससे वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते और इस ज़मीन और बिल्डिंग की ना मिल्कियत ट्रस्टी की होगी और ना ही ट्रस्टी इस ज़मीन या बिल्डिंग को बेच सकते हैं। और इस ज़मीन और बिल्डिंग का हर तरह का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है। इस ट्रस्ट का मकसद सिर्फ अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाकर नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की तरह इसको चलाना है। यानी ना तो ये ट्रस्ट इमरान खान या बुशरा बीबी की ज़ाती मिल्कियत है, ना इससे किसी भी तरह का कोई वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ना इसके साथ से उनके नाम कभी भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के असास से कभी भी इनके ट्रस्टीज़ इमरान खान या बुशरा बीबी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते और ना ही ये जो ट्रस्टी हैं इमरान खान और बुशरा बीबी कभी भी इसको बेच सकते हैं और ना इसके असास 66 करोड़ से ज़ायद हैं। तो ये इसमें अब ये स्टोरी है। अब देखें ये जो इसमें जो मैं आप कॉन्ट्रैक्ट का एक पैराग्राफ आपको पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि द डोनर फर्दर डिक्लेयर्स दैट द लैंड एंड द बिल्डिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर and amenities etc. completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of object and the purpose mentioned in this agreement, and no trustee or any other employee shall have any right, title or entitlement to the said land and building facilities, infrastructure etc. thereon or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, डिविडेंड, बोनस और अदरवाइज। यानी बहुत तरीकों से आप देखें कि कदगने लगा दी कि इससे ट्रस्टी कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब मुझे कोई सादा लफ्ज़ों में समझाए कि इसमें करप्शन क्या की है, या चलिए अगर ये करप्शन हुई है या कोई इलीगैलिटी हुई है तो इमरान खान ने इसमें गेन क्या किया है। देखें, नैब के केस का बुनियादी उसूल ये होता है कि आपका पर्सनल गेन होना चाहिए। इसमें इमरान खान का पर्सनल गेन क्या है, ये मेरा एक सवाल है सिर्फ। इमरान खान का पर्सनल गेन इसमें क्या है, क्या फ़ायदा उठाया है इमरान खान ने? इमरान खान ने चले एक चीज़ की होगी कि इमरान खान ने बहरिया टाउन को फ़ायदा देकर कि सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं उसमें उन्होंने जो पैसे जमा कराने थे, बाहर से जो जुर्माना हुआ वो उसमें शामिल हो गए। ये एक बेनिफिट जो है वो दिया गया और उसके नतीजे में उन्होंने इमरान खान को एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दिया, ये ज़मीन दे दी। लेकिन इसमें इमरान खान ने पर्सनल गेन क्या किया है? आखिर बनाई तो एक यूनिवर्सिटी ही है। अब इसमें अगर आप इसको करप्शन का या नैब का केस कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक पता नहीं ये किन उसूलों पे पूरा उतरता है। बहरहाल ये कुछ शवाहिद मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।